तक जितने भी हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनमें श्री राजीव दीक्षित जी का बलिदान कहीं अग्रणी है। उन्होंने जो भारत को एक दिशा दी, जो एक सपना देखा, वो अपने आप में देश का सौभाग्य है। और ये मेरा अपना सौभाग्य रहा, उत्तराखंड के रुड़की शहर में एक आईएएस एकेडमी चलाते हुए मुझे उनकी जानकारी मिली सन 2009 में, और सन 2009 में मुझे उनके दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और उस समय मैंने एक इच्छा जाहिर की थी कि मैं चाहता हूं कि आपके इस अभियान में समर्पित हो जाऊं। लेकिन वो गुरुजी के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा था कि हृदयेश द्रोणा, आपके माता पिता ने जिस कार्य के लिए आपको भेजा है आप वो करिए, और जब मुझे आवश्यकता होगी मैं आपको बुलाऊंगा। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि सन 2010 में कुछ देश के गद्दारों ने उनकी हत्या कर दी। सन 2010 से लेकर आज सन 2021 तक मैं इंतजार करता रहा कि कोई और नेतृत्व आए, कोई और नेतृत्व करने वाले ऐसे क्रांतिकारी आए जिनके पीछे हम चलें। लेकिन सब अपनी अपनी दिशाओं से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से वो फ्रंट पर आकर काम करते थे, ऐसा कोई चेहरा मुझे नजर नहीं आया। बहुत कार्य किए हमने, सरकारों की यातनाएं सही इस सामाजिक कार्य के लिए, लेकिन आप जैसे बुद्धिमान साथियों ने हमें बाद में ये सुझाव दिया कि अब आप एक राजनीतिक पार्टी बनाइए, और अगर आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जो कि गुलामी का प्रतीक है, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको पार्लियामेंट के अंदर बहुमत में जाना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरी पार्टी का टिकट लेकर आप एमएलए या एमपी बनते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो कि गुरुजी भी कहते थे इस बात को। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के स्वच्छ छवि वाले राजीववादी एमपी पार्लियामेंट में ले जाते हैं और बहुमत में आपकी सरकार बनती है, तब आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सुझाव मानते हुए इस पार्टी का गठन अब निर्माणाधीन है और पथ पर अग्रसर है। आज भी अगर आप देशभक्ति की बात करेंगे तो क्या होगा, ये मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की, देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। आज भी वही प्रोविजन है। और कैसे कैसे होगा, आइए आगे बात करते हैं। अगर जनता की बात कहोगे, अगर जनता की बात कहोगे तो गद्दार कहाओगे, बम सम को छोड़ो भाषण दिया तो पुलिस के डंडे खाओगे, बम सम को छोड़ भाषण दिया तो पुलिस के डंडे खाओगे, मिले जेल में कड़ी सजा कुछ कहने भी ना पाओगे, यदि कहने का साहस किया तो पुलिस की गोली खाओगे। है सरकारी हुक्म यहाँ, जरूरत ना वारंट तलाशी की, देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। हम कहते हैं कि हम आजाद हुए, इस छोटी आजादी के बाद आज तक वही प्रोविजन है, सब कुछ वही नियम कानून है जो कि अंग्रेजों ने हम पे लादे थे। अंग्रेजों ने ये नियम क्यों बनाए थे? भारत को लूटने के लिए। जो देश के क्रांतिकारी हैं उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए, और आज की सरकारें भी वही कर रही हैं। ये एक बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। और क्या होगा, आप जिस रास्ते पे मेरे साथ आए हैं, इस रास्ते पे आगे क्या होगा, आगे बताते हैं। वही जेल और वही पुलिस है, वही जेल और वही पुलिस है, वो गोरे थे ये काले हैं। वही जेल और वही पुलिस है, वो गोरे थे ये काले हैं, वो थोड़े से लंबे थे ये ठिंगने और गभाले हैं।
इन्हें जनता की कुछ फिक्र नहीं, ये कुर्सी के मत वाले हैं, इनकी खींचा तान में पिस गए, मेहनत करने वाले हैं, बिन पानी के फसल सूख जा। जब तक इंसान को जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जरूरतें पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? बिन पानी के फसल सूख जा, कलवा और मवासी की, देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। यही हो रहा है मेरे देश में। जन्म दिवस नहीं मना सके, जन्म दिवस नहीं मना सके ये देशभक्त नौजवानों का, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह विस्मिल से मतवालों का। देश में रक्षा करता ना देखा, देश में रक्षा करता है मजदूर, पुत्र मजदूर किसानों का, फौज में लड़ते ना देखा बेटा हमने अडानी अंबानी का। याद तलक नहीं आती इन्हें राजीव दीक्षित सन्यासी की, देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। परम पूज्य गुरुजी ने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया इस देश के लिए, लेकिन कोई भी सरकारें उनको याद नहीं करती। ये भारत का दुर्भाग्य है। अब हमें कैसा बनना पड़ेगा? जैसे सरदार उधम सिंह थे। उधम ने लंदन जाकर दिया चीर कलेजा डायर का, उधम ने लंदन जाकर दिया चीर कलेजा डायर का। अंग्रेजी शासन कांप उठा जब सुना धमाका फायर का। सुभाष देश छोड़ गया पर हुक्म न माना कायर का। पानी में आग लगा देता है जब कलम घूम जा शायर का। हृदय द्रोणा मतलब आप सब लोग, ये जो हृदय द्रोणा नाम है ये आप सबके लिए है, इसमें आप सब हैं। हृदय द्रोणा को रोटी चाहिए, हृदय द्रोणा मतलब भारत की जनता। हृदय द्रोणा को रोटी चाहिए, वैक्सीन क्यों दे रहे खांसी की। देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष पार्टी है, वो किन मुद्दों पर काम करेगी, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। आपके जो भी सुझाव हैं आप मैसेज में टाइप करके भेज सकते हैं, आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। तो हमारी भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष पार्टी हमें क्यों आगे बढ़ानी चाहिए, क्यों सत्ता में लानी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारा पहला मुद्दा है, हम भारत को भारतीय मान्यता के आधार पर फिर से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। पहला मुद्दा हमारा ये है। देखिए, आत्मनिर्भर बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हम किसी विदेशी कंपनी से टाई अप कर लें और गांव-गांव दुकान खुलवा देते हैं, तो वहां सबको रोजगार मिलेगा, लेकिन देश को तो वो लूटने की एजेंसी बन जाएंगी ना। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क कर लेते हैं जो विदेशों में विषैली दवा बना रहे हैं, तो उन विषैली दवा को भारत में हम बांटना शुरू कर दें और उससे लोगों की जान जाए, उनको नुकसान हो, तब भी लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन हमारी पार्टी का जो प्रथम एजेंडा है वो ये है कि हम भारत को भारतीय मान्यता के आधार पर फिर से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और अगर हम इंडिया में न रहकर भारत में जिए तो हमारा भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, समृद्ध था, शक्तिशाली था और वो दोबारा भी बन सकता है। हजारों साल लूटने के बाद, हजारों सालों यातना सहने के बाद एक लंबे समय तक अंग्रेजों ने लूटा, लंबे समय तक मुगलों ने लूटा, लेकिन इसके बाद भी 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है तो जानते हो हमारे रुपए की कीमत क्या थी उस समय? रुपए की कीमत $1 थी। यानी कि हम इतने यातनाएं सहने के बाद भी, इतने लूटे गए, फिर भी हम बाकी यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री के बराबर थे। इसके बाद भी, और जब हमारा देश समृद्ध था तब कहाँ होगा इसका अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम भारत में रहते थे, उस समय हम इंडिया में नहीं रहते थे। इस पर भी कभी विचार करेंगे। तो हम भारतीय मान्यता के आधार पर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म करके भारतीय शिक्षा पद्धति लागू करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैकाले का जो उद्देश्य था
मुनि को मत करने संकट है, इसको रहने देना, क्योंकि तो मैकाले दिया का नहीं इसको मैकाले का देखने जो वाले, उद्देश्य था, तो इसलिए इसको मत काटना शर्मा तुम। शर्मा जी कृपया माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है। मैकाले का जो उद्देश्य था वो था गुलाम पैदा करना, गुलाम बनाना। सेंट मैरी आज भी हमारे भारत के अंदर है और कोई सरकारें विरोध नहीं करती। ये जितना भी मैकाले की व्यवस्था से चल रहे स्कूल हैं, ये आज भी वही काम कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों को ये गुलाम बनाने की एक मशीन चल रही है। तो इन पर हम विचार करेंगे और व्यवस्था कैसी लाएंगे, ये भी हम साथ साथ बता देते हैं। देखिए, आज हम मेडिकल साइंस पढ़ के आते हैं विदेशों में, तो क्या होता है, जो शरीर का अंग चीर दिया जाता है या कुछ फट जाता है तो उसको सिला जाता है। यही होता है ना, जो शरीर का अंग फट जाता है उसको हमारे शल्य चिकित्सक, जो सर्जन है, वो उसको सिल देते हैं या कुछ अंग्रेजी दवाइयां लिख देते हैं। लेकिन हमारा भारतीय विज्ञान तो इतना एडवांस है, इतना शक्तिशाली है कि हमारे इतिहास में तो प्रमाण है कि अगर गर्दन भी धड़ से अलग हो जाए तो वो भी जोड़ दी गई है। और सिर्फ आदमी की गर्दन आदमी पे नहीं, आदमी की गर्दन, आदमी के धड़ पर हाथी की गर्दन जोड़ दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान था। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक समय था कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इतना लूटने के बाद भी फिर भी वो बाकी कंट्री के बराबर रहा। हम अगर पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारे देश में आज हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यूरोपियन से सीखेंगे, अमेरिका से डिप्लोमा लेके आएंगे, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का विज्ञान इतना डेवलप था। आप महाभारत काल में देख सकते हैं, धृष्टराज को संजय जी महल में बैठे बैठे, पता नहीं वो कौन सा लाइव चल रहा होगा उस समय, कितना बड़ा विज्ञान था। विचार करने की जरूरत है। हमें सिर्फ इंडिया से भारत में आने की जरूरत है। हमारा देश कल भी विश्व गुरु था और आने वाले समय में भी विश्व गुरु होगा। हमारे विद्यार्थी फिर से परिचम लहराएंगे। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, ये हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी कि जिसने आर्यभट्ट जैसे विद्वान पैदा करे। आज हम मैथमेटिक्स सीखने जाते हैं यूरोप में, वहां से डिग्री लेकर आते हैं, यहाँ प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय व्यवस्था के हिसाब से मैथमेटिक्स सीखेंगे तो हम नागार्जुन जैसे अर्थशास्त्री, नागार्जुन जैसे मैथमेटिशियन, गणितज्ञ हम पैदा कर पाएंगे। वो ऐसे गणितज्ञ थे कि आज तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। तो क्या आपको लगता है कि हमें यूरोप जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, सिर्फ हमें भारत की व्यवस्था को लागू करने की जरूरत है, जो कि वर्तमान सरकारें पूर्णतः फेल हैं ये सब करने में। तीसरा पॉइंट है हमारी पार्टी का, जातिवादी दूषित विचारधारा से दूर रहकर राष्ट्र का विकास करेगी। हमारी जो पार्टी है किसी क्षेत्रवाद की बात नहीं करेगी, किसी वर्ग की बात नहीं करेगी, विशेष वर्ग की बात नहीं करेगी। हम उस प्रत्येक नागरिक की बात करेंगे जो जरूरतमंद है। और जाति की अगर हम बात करें तो हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं, जन्म न जायते शूद्रः, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, कर्म के हिसाब से वो अपना बदल जाते हैं। तो हम सबको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो जातिवादी दूषित विचारधारा से दूर रहकर राष्ट्रवादी विकास, राष्ट्रवादी बनकर हम ये कार्य करेंगे, ना कि किसी जाति विशेष और किसी समुदाय के प्रतिनिधि बनकर। और चौथा हमारा पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले समय में, आरक्षण व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन करके जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, एक राय लेना चाहूंगा, आप मैसेज टाइप करके दे सकते हैं मुझे ये राय। क्या देश के अंदर जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये जो लाभ है ये जातीयता के आधार पर होना चाहिए
या जरूरतमंद के हिसाब से होना चाहिए। इस पर हमारी पार्टी काम करेगी। जरूरतमंद वो कहीं भी हो सकता है, दुखी व्यक्ति की कोई जात नहीं होती, दुखी व्यक्ति का कोई मजहब नहीं होता, वो कहीं भी हो सकता है, हम उसको मदद करेंगे। नेक्स्ट मुद्दा है हमारा, भारत के लोगों को हम रोजगार देने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो आज तक विदेशों में देश के नेताओं ने धन को जमा किया है उसको वापस लाएंगे। कैसे, इस पर बात करते हैं। जैसा कि आंकड़े बताते हैं, लगभग 80,000 लोगों के अकाउंट स्विट्जरलैंड के बैंक में है। भारत का एक बहुत बड़ी पूंजी हमारे देश के नेताओं ने स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर रखी है। हमारी पार्टी उसे लाएगी। देखिए, बीजेपी सरकार क्यों नहीं ला पाई, ये जो मोदी सरकार है, हमने मोदी सरकार को चुना और काले धन पे बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन वो नहीं ला पाए। विदेशों से काला धन लाना बड़ी बात नहीं है, पहले काला धन आ भी चुका है। ओबामा ने सरकार बनाई अमेरिका में और एक झटके में वो काला धन ले आए अपने अमेरिका में। हम लोग भी काला धन एक बार लाए हैं कोयला घोटाला के समय में। तो काला धन लाने के लिए पार्लियामेंट में बहुमत होना चाहिए, प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट होनी चाहिए, काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन मोदी सरकार क्यों फेल हुई? क्योंकि 80,000 अकाउंट हैं, यानी कि जब से सरकार बनी 1947 1950 के बाद से अब तक के जितने नेता हैं, जितनी पार्टियों ने शासन किया, कहीं ना कहीं सभी इन्वॉल्व हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। तब इन्होंने ये देखा कि अगर हम ये मुद्दा उठाते हैं तो हमारी पार्टी बदनाम हो जाएगी। बाकी जो विपक्ष में पार्टी है वो तो होगी बदनाम, लेकिन जो सत्ता पार्टी है वो भी बदनाम हो जाएगी, तो सरकार गिर जाएगी। क्या होगा? जो इलेक्शन हुआ, जो लोगों ने इतना काम किया, सब बेकार हो जाएगा। तो ये मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम क्यों ला सकते हैं, हम ये क्यों आश्वासन देते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी की विचारधारा है वो ये है कि हम किसी भी उस व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जो पहले एमपी या एमएलए रह चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम राजीववादी, जितने भी सनातनी या जो भी देशभक्त हैं, उनको टिकट देंगे जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारा प्रयास ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को टिकट देंगे तो सिर्फ कहने वाली बात नहीं है कि हम कहें कि हम बिना पैसे के टिकट देंगे, बल्कि हम ये करके दिखाएंगे कि हम बिना पैसे के टिकट दें। और हम अपने जो लोग हैं, जो एमपी चुन के आएंगे, उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो इस भ्रष्टाचार को आगे ना बढ़ाएं। तो जो पाक साफ छवि वाले लोग हमारे साथ आएंगे, उनका काला धन स्विट्जरलैंड में होने का मतलब ही नहीं है। और जब हमारी पूरी पार्टी बहुमत में होगी और कोई भी हमारा एमपी अपराध में जो काले धन का अपराधी नहीं होगा, तो हम काले धन के लिए आवाज उठा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें समर्थन देंगे और हम एक झटके में सारा काला धन वापस ले आएंगे, जो कि बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है। और उस काले धन से हम प्रति एक गांव में कम से कम एक फैक्ट्री तो लगा सकते हैं, वो भी भारतीय मान्यताओं के आधार पर। हम एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, हम बहुत बड़े उद्योग लगा सकते हैं, अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अपने देश के जरूरतमंदों को। ये बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। आज भी भारत को लूट रही विदेशी कंपनियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। 1947 में हमें जो झूठी आजादी का दिलासा दिलाया गया और कहा गया कि आप आजाद हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ ईस्ट इंडिया भारत से गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से गई थी, जबकि 126 कंपनियां भारत में पहले की तरह लूटमार कर रही थी और आज तक कर रही हैं। आज उनकी संख्या बढ़कर
5000 हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है, जब हमने एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री चुन के भेजे श्री मोदी जी, और उनसे हमें उम्मीद थी, और बाद में उन्होंने वो चोला ही त्याग दिया जो चोला पहनकर उन्होंने वोट मांगा था, और बाद में वो विदेशों में जा रहे हैं कंपनियों को बुलाने के लिए। क्या जरूरत है, अगर हमारे देश में क्या नहीं है? यहाँ कच्चा माल, यहाँ कच्चा जो रॉ मटेरियल है वो इतना उपलब्ध है कि हमें किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है। आज हम पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं, लेकिन हम अगर परम पूज्य गुरुजी राजीव दीक्षित जी के मार्गदर्शन में चलेंगे और अपनी भारतीय पद्धति के हिसाब से चलेंगे, तो हम पेट्रोल अपने देश के अंदर पैदा कर सकते हैं, हम बिजली अपनी बना सकते हैं, और जितनी दवाइयां हैं वो हम अपने देश के अंदर पैदा कर सकते हैं। हमें इन विदेशी कंपनियों को जो लूट रही हैं भारत को, जो भारत को हम नौजवानों को बेरोजगार कर रही हैं, इनको बंद करने की जरूरत है, इनको भगाने की जरूरत है। तो इस पर हमारी सरकार काम करेगी। अगला मुद्दा है हमारा किसान मजदूर व्यापारिक वर्ग। किसान मजदूर व्यापारिक वर्ग को उन्नति करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आर्थिक मोटिवेशन। घर में चूल्हा जलता है वो पैसे से जलता है। एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब हम सत्ता में होंगे तो हम लोग अपने मन की बात नहीं सुनाएंगे, हम जनता के मन की बात सुनेंगे, और एक नया कानून पारित किया जाएगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक सीधे प्रधानमंत्री जी से बात करेगा और अपनी जो भी परेशानी है, जो वो चाहते हैं, उनकी राय वो दे सकते हैं व्यवस्था के अनुसार। तो जो भी मेरा भारत का नागरिक, जो छात्र है या कोई कारपोरेट जगत से है या किसान है या मजदूर हैं, वो चाहते हैं कि वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं। जैसे जेम्स वाट ने इंजन बना दिया, वो चाहते हैं कुछ नया रिसर्च करें। हमारे देश में बुद्धिमान बच्चों की कमी नहीं है, मेधावी छात्रों की कमी नहीं है, लेकिन उनको संरक्षण देने वाली कोई सरकार नहीं आई आज तक। बल्कि अगर कुछ कोई नया करता है तो उसको समाज से ही मिटा दिया जाता है। तो हमारी सरकार उन सबकी बात सुनेगी, अपने मन की बात हम नहीं सुनाएंगे, हम आपके मन की बात सुनेंगे, हम जनता के मन की बात सुनेंगे, और उसमें जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है, जो चाहते हैं कुछ नया करना, तो उनको आर्थिक मदद देने का ये हम प्रावधान रखेंगे, और हम आश्वासन देते हैं इस बात का कि आर्थिक मदद दी जाएगी। हमारा जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, जो बौद्धिक क्षमता वाला हमारा युवा है, उसका हम दमन नहीं करेंगे, जैसा कि अब तक की सरकारें कर रही हैं। क्योंकि देश की जनसंख्या अधिक होना ये अभिशाप नहीं है। अगर देश की जनसंख्या होना अभिशाप होता, इसी से बेरोजगारी पनप रही होती, तो चाइना में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती, चाइना विश्व की दूसरी बड़ी शक्ति ना होता। हम मानव मैन पावर हमारे पास है, तो ये तो एक हमारी शक्ति है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करो। जनसंख्या नियंत्रण अपने परिवार के हिसाब से होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये अभिशाप नहीं है।